नमस्कार। जब भी भारतीय चुनावों की बात होती है तो हम अक्सर क्या सोचते हैं? नेता की लोकप्रियता, जाति के समीकरण, कौन सी योजना काम कर गई। लेकिन आज हम आरएमएन न्यूज़ के जिस लेख की चीरफाड़ करने वाले हैं, वो सभी पारंपरिक तर्कों को एक तरह से खारिज करता है और कहता है कि असली कहानी कहीं और ही चल रही है। बिल्कुल। लेख का शीर्षक ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। राहुल गांधी की बर्लिन बयानबाजी और भारतीय लोकतंत्र का छलावा, ईवीएम चुनाव चोरी का अछूता केंद्र क्यों बने हुए हैं। लेखक हैं राकेश रमन और उनका तर्क बहुत बहुत सीधा और उतना ही चौंकाने वाला है। आज हम इसी की एक एक परत उधेड़ेंगे और समझेंगे कि लेखक असल में कहना क्या चाहते हैं। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये लेख सिर्फ किसी एक पार्टी या नेता की आलोचना नहीं है। ये हमारे पूरे राजनीतिक विमर्श पर ही सवाल उठाता है। हम्म। लेखक का दावा है कि हम सब जिस खेल को देख रहे हैं वो असल में महज एक ध्यान भटकाने वाला तमाशा है। असली खेल तो पर्दे के पीछे एक मशीन के अंदर चल रहा है। तो चलिए इसी तमाशे से शुरू करते हैं। लेख की शुरुआत होती है 19 दिसंबर 2025 को बर्लिन में हुए राहुल गांधी के एक भाषण से। जी, बर्लिन की हार्टी स्कूल में। हाँ, उन्होंने वहां भारत की संस्थाओं जैसे चुनाव आयोग, जांच एजेंसियां, मीडिया, न्यायपालिका, इन सब के हथियारीकरण या वेपनाइजेशन पर चिंता जताई। ये एक ऐसी बात है जो हम अक्सर सुनते रहते हैं। हाँ, और लेखक के अनुसार यही तो समस्या की जड़ है। उनके लिए ये भाषण एक एक घिसे पिटे चक्र का हिस्सा बन गया है। चक्र? कैसा चक्र? राहुल गांधी विदेश में कुछ कहते हैं, यहाँ भाजपा उन पर देश को बदनाम करने का आरोप लगाती है, टीवी पर कुछ दिन गर्मा गर्म बहस होती है, और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। बिल्कुल, कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता। लेखक इसे साफ साफ राजनीतिक रूप से निष्फल कहते हैं। एक मिनट, तो क्या लेखक ये कह रहे हैं कि हम सब जिन मुद्दों पर बहस कर रहे हैं, जैसे संस्थाओं पर कब्जा या मीडिया का बिकना, वो असली मुद्दा है ही नहीं? हाँ, यही यही इस लेख का सबसे दिलचस्प और कह सकते हैं विवादास्पद हिस्सा है। तो क्या है ये स्मोक स्क्रीन या छलावे का सिद्धांत? स्मोक स्क्रीन धुएं का पर्दा। लेखक का तर्क ये है कि संस्थाओं पर कब्जा हो, कल्याणकारी योजनाएं हो, राष्ट्रवाद का उफान हो या फिर विपक्ष की अपनी कमजोरियां, ये सब सत्ताधारी दल की जीत का कारण नहीं है। ये उस कारण के चारों ओर बनाया गया एक सुरक्षा कवच है, एक धुएं का पर्दा। मतलब ये सब मुद्दे हमें उलझाए रखने के लिए हैं ताकि हम असली चीज पर सवाल न उठाएं। ठीक यही। लेखक ये नहीं कह रहे हैं कि संस्थाएं कमजोर नहीं हो रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं, पर वो कह रहे हैं कि ये बीमारी का लक्षण है, खुद बीमारी नहीं है। अच्छा। उनके अनुसार ये सारा राजनीतिक नाटक इसीलिए रचा जाता है ताकि जनता का ध्यान उस एक चीज से हटा रहे जो उनके मुताबिक चुनावी नतीजों को असल में नियंत्रित करती है, और वो है वोटिंग की तकनीक। तो अगर ये सब छलावा है तो फिर असली मुद्दा क्या है? जाहिर है लेख का निशाना सीधे सीधे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर है। बिल्कुल। उनकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? लेखक के अनुसार सबसे बड़ी समस्या ईवीएम का डिजाइन ही है। हम्म। वो इसे एक ब्लैक बॉक्स की तरह बताते हैं। आप बटन दबाते हैं, एक पर्ची भी निकलती है। हाँ, वीवीपीएटी पर्ची। जी, लेकिन आप ये कभी भी स्वतंत्र रूप से पब्लिकली सत्यापन नहीं कर सकते कि आपका वोट जिसे आपने दिया उसी को गिना भी गया या नहीं। लेख इसे एक अपारदर्शी और गैर सत्यापन योग्य प्रणाली कहता है। लेकिन चुनाव आयोग तो हमेशा कहता है कि ईवीएम्स पूरी तरह सुरक्षित हैं। उनका एक बहुत बड़ा तर्क ये होता है कि ये मशीनें किसी भी नेटवर्क या इंटरनेट से जुड़ी नहीं होती, तो इन्हें बाहर से हैक नहीं किया जा सकता। हाँ, और ये बहुत जरूरी पॉइंट है। चुनाव आयोग का ये स्टैंड हमेशा से रहा है, लेकिन लेखक इस तर्क को सिरे से खारिज करते हैं। कैसे? उनका कहना है कि अगर मशीन की अंदरूनी बनावट और उसका सॉफ्टवेयर ही एक ब्लैक बॉक्स है, अपारदर्शी है, तो उसका नेटवर्क से जुड़ा होना या न होना मायने ही नहीं रखता। अच्छा। उनके अनुसार असली खतरा बाहरी हैकिंग का नहीं है, बल्कि अंदरूनी डिजाइन का है, जिसे परिणामों को प्रभावित करने के लिए पहले से ही बनाया जा सकता है। मतलब खतरा बाहर से नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर से ही है। ये तो बहुत गंभीर आरोप है। बिल्कुल। और लेखक जोर देकर कहते हैं कि ये कोई तकनीकी खामी या बग नहीं है, ये एक संरचनात्मक डिजाइन विकल्प है। एक डिजाइन चॉइस। हाँ, एक ऐसा डिजाइन जो लोकतंत्र का दिखावा तो बनाए रखता है,
लेकिन चुनावी नतीजों को नियंत्रित करने की क्षमता भी देता है। लेख में और भी बातें हैं, जैसे कि ईवीएम के सॉफ्टवेयर की स्वतंत्र जांच की इजाजत नहीं है, या फिर नागरिकों द्वारा अपने स्तर पर कागजी मतपत्रों से मॉक चुनाव कराने की कोशिशों को भी पुलिस रोक देती है। जी, और सीसीटीवी फुटेज या मशीन लॉग जैसे डेटा को भी रोक कर रखने की बात कही गई है। ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जहां पारदर्शिता की बहुत कमी नजर आती है। और यहीं पर यह बात बर्लिन वाले भाषण से जुड़ती है ना? बिल्कुल। लेखक यही सवाल करते हैं कि अगर वोटिंग की प्रक्रिया ही पारदर्शी नहीं है, तो फिर बाकी संस्थाओं में जवाबदेही और पारदर्शिता की बात करने का मतलब ही क्या रह जाता है। मतलब अगर आपको यही नहीं पता कि आपका वोट सही गिना गया है या नहीं, हम्म। तो लोकतंत्र की बाकी सारी बातें तो बेमानी हो जाती हैं। सही बात है। ठीक है, तो लेखक ने समस्या की जड़ ईवीएम को बता दिया। ये एक बहुत बड़ा और गंभीर आरोप है, लेकिन ये तो सिक्के का एक पहलू हुआ। जी, अगर समस्या इतनी बड़ी और स्पष्ट है, तो विपक्ष इसके बारे में क्या कर रहा है? लेख इस पर भी बहुत तीखी टिप्पणी करता है, खासकर राहुल गांधी की रणनीति पर। बिल्कुल। लेख में विपक्ष की रणनीति के लिए राजनीतिक रूप से नपुंसक जैसे बहुत बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। अच्छा। लेखक की मुख्य नाराजगी इस बात से है कि विपक्ष इस मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं है। वो कहते हैं कि राहुल गांधी कभी कभार राजा की आत्मा ईवीएम में है जैसे तीखे बयान तो दे देते हैं, हाँ, वो बयान तो काफी चर्चा में था। पर उन्होंने कभी भी इस मांग को लेकर कोई बड़ा देशव्यापी और अनिश्चितकालीन आंदोलन खड़ा नहीं किया। तो लेखक के हिसाब से विपक्ष क्या गलत कर रहा है? उनकी रणनीति में क्या खामियां हैं? देखिए, लेखक का मुख्य बिंदु ये है कि विपक्ष दो नावों पर पैर रख रहा है। हम्म। एक तरफ तो वो कहते हैं कि चुनाव में धांधली हो रही है, ईवीएम से हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ वे उसी चुनाव में हिस्सा भी लेते हैं। हाँ, ये तो है। लेखक के अनुसार ये आपके आरोपों को बेहद कमजोर कर देता है। उनका तर्क है कि अगर आप वाकई मानते हैं कि खेल में धांधली हो रही है, तो आपका उसमें भाग लेना उस धांधली को एक तरह की वैधता देना है। यानी अगर आप खेल को फर्जी मानते हैं, तो आप खेलना बंद कर दीजिए, वरना आप उस खेल को एक तरह से सही ठहरा रहे हैं। ये तो सीधी सीधी बात लगती है। बिल्कुल। लेखक इसी को प्रदर्शन कहते हैं, प्रतिरोध नहीं। उनके मुताबिक कभी-कभार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना, संसद में मुद्दा उठा देना या चुनावों का बहिष्कार करने से बचना ये सब असली प्रतिरोध नहीं है। नहीं, ये सिर्फ अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने का एक तरीका है। लेखक कहते हैं कि विपक्ष अनिश्चितकालीन सड़क आंदोलनों से डरता है, जो सत्ता पर असली दबाव बना सकते हैं। तो फिर लेखक के अनुसार एक प्रभावी विपक्ष को क्या करना चाहिए? क्या उन्होंने इसका कोई रास्ता भी सुझाया है? हाँ, लेख में एक बहुत स्पष्ट रोड मैप दिया गया है, जो पारंपरिक राजनीति से बिल्कुल अलग है। क्या है वो? पहला और सबसे बड़ा कदम ईवीएम आधारित चुनावों का पूरी तरह से बहिष्कार करना। पूरी तरह से बहिष्कार? हाँ, दूसरा 100% कागजी मतपत्रों से चुनाव, या फिर वीवीपीएटी पर्चियों की पूरी तरह से सार्वजनिक गिनती की मांग करना। और इसके साथ ही सड़क पर उतरने की बात भी होगी, जाहिर है। निश्चित रूप से। तीसरा कदम है लगातार देशव्यापी सड़क विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व करना। और चौथा, शासन को एक ऐसे राजनीतिक संकट में डालना जिसे वो सिर्फ बयानबाजी या मीडिया मैनेजमेंट से संभाल ना सकें। लेखक के लिए सिक्कम कुछ भी करना महज एक दिखावा है। वो विदेशी सेमिनार बनाम सड़क की राजनीति के बीच एक साफ लकीर खींचते हैं। तो उनका मानना है कि सत्ता भाषणों से नहीं, बल्कि जमीनी दबाव से बदलती है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी दलील को एक साथ जोड़कर देखें, तो तस्वीर क्या बनती है? ये लेख भारतीय राजनीति के बारे में एक बहुत ही अलग कहानी बता रहा है। हाँ, इसे संक्षेप में ऐसे समझ सकते हैं। लेखक का मानना है कि सत्ताधारी दल चुनाव इसलिए नहीं जीतता कि उसकी नीतियां बहुत अच्छी हैं या विपक्ष बहुत कमजोर है, बल्कि इसलिए जीतता है क्योंकि वोट गिनने की प्रक्रिया ही ऐसी बनाई गई है जो अपारदर्शी और गैर सत्यापन योग्य है। ये प्रक्रिया जनभावना की परवाह किए बिना मनचाहे नतीजे देने की क्षमता रखती है। और जो रोजमर्रा की राजनीति है, जिसमें धर्म, राष्ट्रवाद, मीडिया की बहसें और संस्थाओं पर कब्जे की बातें शामिल हैं, वो सब उस केंद्रीय मुद्दे से ध्यान भटकाने वाला छलावा या स्मोक स्क्रीन है। बिल्कुल। और लेखक का निष्कर्ष बहुत बहुत निराशाजनक है। वो कहते हैं कि जब तक ये मूल तंत्र यानी ईवीएम प्रणाली
अछूती रहेगी तब तक आरोप प्रत्यारोप का ये चक्र चलता रहेगा। और चुनाव पहले से तय विजेताओं को ही सामने लाते रहेंगे। हाँ, संक्षेप में लेखक ये कह रहे हैं कि राजनीति के नाटक में सब उलझे हुए हैं, जबकि असली खेल कहीं और वोटिंग मशीन के अंदर हो रहा है। सोचिए, अगर अगर लेखक का तर्क सही है तो इसका मतलब है कि पिछले कई दशकों से हम जिस राजनीतिक बहस में उलझे हुए हैं, चाहे वो नेतृत्व को लेकर हो, वादों को लेकर हो या फिर विचारधारा को लेकर, वो सब असल में एक छलावा है। ये एक बहुत बड़ा दावा है, क्योंकि ये कहता है कि असली शक्ति ना तो नेता के हाथ में है, ना जनता के, बल्कि उस मशीन को डिजाइन करने वालों के हाथ में है। यह वास्तव में एक ऐसा तर्क है जो आपको राजनीति को देखने का अपना नजरिया बदलने पर मजबूर कर सकता है। ये पारंपरिक विश्लेषण के हर पहलू को चुनौती देता है। राकेश रमन के इस लेख में एक बहुत ही मजबूत और विचारोत्तेजक तर्क दिया गया है। अब इसे मानना या ना मानना सुनने वालों पर है, लेकिन ये उन धारणाओं पर सवाल जरूर उठाता है जिन्हें हम अक्सर मानकर चलते हैं। और श्रोताओं के लिए स्रोत सामग्री पर आधारित एक अंतिम विचार। यह लेख राजनीतिक नियंत्रण के केंद्र बिंदु के रूप में मतदान की तकनीक पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि एक तेजी से डिजिटल होती दुनिया में नागरिक प्रक्रियाओं जैसे मतदान के लिए हम जिस तकनीक का उपयोग करते हैं, उसकी प्रकृति स्वयं लोकतंत्र की प्रकृति को कैसे आकार देती है, और इसमें पारदर्शिता का कौन सा स्तर ऐसा होना चाहिए जिस पर कोई समझौता हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर भरोसे की नींव ही कमजोर हो तो लोकतंत्र की पूरी इमारत खतरे में पड़ सकती है।